हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस मटेरियल में। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी में जैव प्रक्रम टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे। जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग पहला जो चैप्टर है उसका पोषण, उसमें हम लोग सब चीज जितने भी इसकी इंपॉर्टेंट प्रक्रियाएं थी हम लोग देख चुके हैं। जैव प्रक्रम का ही अगला भाग आता है आपका श्वसन, जो कि पहले चैप्टर में ही हमने आपको बताया था कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जो जैव प्रक्रम होता है वो अलग चैप्टर नहीं है, आपका एक ही चैप्टर है। जैव प्रक्रम का तात्पर्य आपका एक प्रक्रम से नहीं था, बल्कि जीवों के समस्त प्रक्रम से था। जीव के अंदर जो जो प्रक्रम घटती है ना, जैसे कि पाचन करना भी आपका एक प्रक्रम है, श्वसन करना भी आपका एक प्रक्रम है, परिवहन, ब्लड का परिवहन जो कि हृदय से कनेक्शन है वो भी एक प्रक्रम है। ठीक है, उत्सर्जन भी आपका एक प्रक्रम है जो कि किडनी से संबंधित होता है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आपका पोषण भी आता है और श्वसन भी आता है। तो देखा जाए तो जैव प्रक्रम आपका अलग पार्ट नहीं है, बल्कि जैव प्रक्रम का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो वन लेसन में हम लोग ने बहुत अच्छे से देखा कि किस प्रकार से हमारा भोजन का पाचन होती है और उनकी प्रक्रियाएं क्या है, प्रोसेस क्या है, आहार नाल की पूरी प्रोसेस कैसी होती है, और एक तो और डायग्राम बनाना भी हम लोग सीखे थे। तो यहाँ पर भी श्वसन में आपको वही मिलेगा, सब चीज वैसा ही प्यार मिलेगा जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में मिला था, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, और ये बहुत उससे भी छोटा चैप्टर है, तो मेरे ख्याल से ये 1 और 2 लेक्चर में हो जाएगा, क्योंकि इस वाले में थोड़ा सा परिचय देना है तो टाइम लग जाएगा। और नेक्स्ट वाले में जो मनुष्य का श्वसन तंत्र लेकर आएंगे तो वो भी बहुत अच्छे से एक लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से 2 लेक्चर इसमें लगेंगे। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है श्वसन क्या है। हम लोग जानेंगे कि श्वसन होता क्या है। ठीक है, श्वसन के प्रकार भी होते हैं, श्वसन के प्रकारों पर चर्चा कर लेंगे। ठीक, तो वायवीय और अवायवीय श्वसन चूंकि 2 टाइप के होते हैं, जो भी उनमें अंतर भी देख लेंगे। पहले तो श्वसन प्रकार समझेंगे तब तो अंतर करेंगे ना, तो आप लोग कर लेंगे, मुझे पता है। फिर पौधों में श्वसन की क्या प्रोसेस है, कैसे होती है, फिर जंतुओं में श्वसन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग कि हमारा श्वसन क्या है, प्रक्रिया। तो बन रहे हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और लाइक करना ना भूलिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फिर आपको दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसी शुभकामनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। ठीक है, श्वसन क्या है समझते हैं। तो श्वसन तो जैसे बहुत लोग आप लोग समझते होंगे कि श्वसन क्या होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना, यही समझते होंगे, है कि नहीं। मतलब अभी तक तो आप लोग शायद यही समझ रहे होंगे, और बहुत लोग हैं जो कि समझते होंगे नहीं कुछ और घटना है। लेकिन सांस लेना और छोड़ना, इसी को आप लोग क्या कहते हो, श्वसन कहते हो। लेकिन जितना आप लोग आसानी समझ रहे हैं उतना आसान प्रोसेस ये नहीं है कि सांस लिए और ये छोड़ दिए, फिर फायदा ही क्या हुआ, जरूरी ही क्या थी। सांस लेना जब छोड़ना ही था तो फिर लेने की जरूरत ही क्या थी। इतना आसान प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, सांस लेने श्वसन के अंतर्गत आपका होता क्या है कि आप वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हो, नाक के द्वारा फेफड़े में ग्रहण करती हो, और वो फेफड़े के द्वारा हृदय में भी जाता है, रक्त में मिलता है। फिर वो रक्त पूरे शरीर में ऑक्सीजन को घुमाता है और प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। समझ लीजिएगा, ये आपका ऑक्सीजन सिर्फ फेफड़े से ही बाहर नहीं आ गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये देखिए ऐसा कुछ है। चलिए फिर हम एक बार अच्छे से डायग्राम आपको बनाना सिखाते हैं, श्वसन तंत्र का आप लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे। जैसे कि आप लोग को मुखमंडल बनाने के लिए हम बता दिए थे। ठीक है, आप ऐसे मुखमंडल बना सकते हैं, पाचन तंत्र भी बताए थे। ये हमारा चूंकि नाक से कनेक्शन है तो हम नाक से लेंगे कनेक्शन। देखिए ये हमारा नासिका है, वेस्ट में से हमने सांस को लिया। ठीक है, पता ही होगा कि यहाँ पे होता है हमारा फायरिंग्स यानी कि ग्रसनी, जहां से 2 रास्ते निकलते हैं, एक आपका श्वास नलिका, एक आपका ग्रास नलिका। लेकिन यहाँ हमें ग्रास से मतलब नहीं है, अब तो श्वसन ले रहे हैं तो श्वास नली से मतलब है। ठीक है, तो सीधे इसको हम बनाते हैं ऐसा, देखिए ऐसा। ये हमारे फेफड़े का हम डिजाइन बना रहे हैं। अभी हम नाम नहीं बताना चाहेंगे ताकि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे अपना श्वसन तो नाम बताएंगे कि ट्रैकिया क्या होता है, ब्रोंकस क्या होता है, ब्रोंकियोल्स क्या होता है। ठीक है, ये सब बताएंगे। ये हमारा कुछ ऐसे फेफड़े होते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए फेफड़े, और ये हवाएं जाती हैं। ठीक है, और इसके बहुत सारे शाखाएं निकले होते हैं इसी रास्ते से होते हुए। ये हमारे इसमें फेफड़े की झिल्ली होती है, प्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे दोहरी झिल्ली होती है, यहाँ पे सब हवा जाके चिपक जाते हैं। आप लोग ये बताइए कि आप लोग एक देखिए गुब्बारा देखिए ना, बैलून जिसमें हवा भरी होती है, सुबह तक आप देखोगे कि उसमें से हवा अचानक निकल गई और बैलून छोटा सा हो गया, उसको हम लोग विसरण कहते हैं।
ठीक है, क्या बोलते हैं, विसरण, मतलब वो झिल्ली से हल्की हल्की करके गैस बाहर निकल गई, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो श्वसन ऐसा ही कुछ होता है, आप लोग शुरू से समझिएगा। ये हमारा वायुमंडल है, कौन है ये बताइए, ये हमारा क्या है, वायुमंडल है। पहले आप समझ जाएंगे तो परिभाषा भी आपको बताएंगे, अच्छे से आपको भी समझ में आएगा। वायुमंडल से आपको पता है ना, ऑक्सीजन को लोग बोलते हैं ग्रहण करना। हालांकि सिर्फ ऑक्सीजन ही ग्रहण नहीं करते, हम लोग CO2 भी साथ में ग्रहण करते हैं और N2 भी ग्रहण करते हैं। इनकी अपना अपना मात्रा होती है, इसकी मात्रा बहुत कम होती है, इनकी मात्रा होती है 21% होती है, और इनकी मात्रा जो होती है 78% होती है, यानी कुछ इनकी मात्रा होती है। ठीक है, ये तो जितना लेते हैं उतना छोड़ देते हैं, हालांकि इनको काउंट नहीं करते, लेकिन इन दोनों की तुलना में तो ज्यादा यही होता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, यानी ऐसा नहीं है कि वायुमंडल से खाली आओ ऑक्सीजन, आओ आओ आओ। कैसे पता आपको वायुमंडल में ऑक्सीजन कहाँ है, पता है क्या, ना ऑक्सीजन तुम ही खाली आना, तुम, ऐसा थोड़ा होता है वायुमंडल सिर्फ ऑक्सीजन को ही आप खींचोगे, नहीं ना। हवा आप ले रहे हो, हवा ले रहे हो, उस हवा में क्या है, आपको ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है और N2 भी है। हाँ, मात्रा जितना N2 का लेते हैं उतना छोड़ देते हैं, तो इसलिए तो काउंट नहीं करते हैं। नाइट्रोजन गया जितना आया, ऐसा कुछ। लेकिन इन दोनों की तुलना में तो आपको CO2 की मात्रा ज्यादा है ना, 21% है, तो इसलिए आपको उसको काउंट करते हो। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेते क्या है, पूरी की पूरी हवा ले लेते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ छाट कर ये तो ऑक्सीजन आ जाओ, ऑक्सीजन आ जाओ, मेरे नाक में समा जा, ऐसा थोड़े होता है, नहीं ना। तो हम लोग क्या करें, पहले मान लीजिए ऑक्सीजन ही ले लेते हैं। चलिए भाई, आपके भाषा में ये ऑक्सीजन का हम नाक के द्वारा ग्रहण किए, और ये ऑक्सीजन हमारा इधर भी चला जाएगा और इधर भी चला जाएगा। ठीक है, ये हमने ऑक्सीजन को बोलते हैं ग्रहण करना, और ये तुरंत ही नहीं बाहर निकलता। सोचिए, सुनिए जरा, जब ये ऑक्सीजन यहाँ आएगा तो आपकी प्रत्येक यहाँ पे एक कोशिका होती है ना, गुब्बारे की तरफ, बैलून की तरफ, यहाँ पे ऑक्सीजन सब भरा रहता है। लास्ट में झिल्ली के अंत तक क्या भरा रहता है, ऑक्सीजन सबका भरा होता है, यानी कि यहाँ तक आपका ऑक्सीजन आके भर गया। ठीक है, आपको पता होगा कि यहीं पे हमारा मध्य भाग में हृदय पड़ा होता है। कौन होता है आपको बताइए, यहीं पे हमारा हृदय होता है। ठीक है, यहाँ पे हृदय लगा हुआ है। हृदय में आप लोग इतना जानते होंगे या नहीं जानते हैं, तो हम लोग हृदय प्रोसेस में देखेंगे, परिवहन चैप्टर में देखेंगे कि वहां पे हमारे शरीर में रक्त अशुद्ध हो जाता है परिवहन करने के दौरान, तो वो शुद्ध होने के लिए फेफड़े में आते हैं। फेफड़े में क्या मिलता है, ऑक्सीजन। तो ये ब्लड का कनेक्शन है आपका, ब्लड के ऊपर बहुत नसें महीन इसको घेर रहती है, रक्त के सिका के जाले होती है। तो समझिए, मान लीजिए यहाँ पे रक्त आया, ठीक है, इस रक्त में क्या है, CO2, क्योंकि वो गंदा है। गंदा क्यों हो गया, ब्लड अशुद्ध क्यों हो गया ब्लड, क्योंकि उसमें CO2 है। तो इसमें क्या होता है, प्रेशर से ये CO2 आपका इस फेफड़े में चला जाता है, ऑक्सीजन इसमें चला जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन आपका इस रक्त में मिलता है, आपका रक्त है, तो ये शुद्ध हो जाता है, फिर पुनः हृदय में चला जाता है। पर वो हम अच्छे समझ में आएगा, फिर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और फिर ये जब हृदय में शुद्ध रक्त ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन फेफड़े से कहाँ चला गया, इस वाले नली में चला गया, इस नली में चला गया, और ये नली सीधे कहाँ जाएगा, आपके हृदय में जाएगा। और ये हृदय पूरे शरीर को एक बार प्रेशर से पंप करता है ना, धड़कने चलती है, तो आपका ब्लड का पंपिंग होता है, वो ब्लड को धक्का मार के पूरे शरीर में परिवहन करता है। तो ये ऑक्सीजन सीधे नाक से फेफड़े में गया, फेफड़े से कहाँ चला गया, रक्त में, रक्त से हृदय में, और हृदय पूरे शरीर में घुमा दिया। और पूरे शरीर में जितनी भी आपकी कोशिकाएं, आपकी स्किन की बात करें ना, एक त्वचा यहाँ तक सबकी सब कोशिकाएं ही है, यहाँ तक आपका ऑक्सीजन आता है, ना कि फेफड़े तक ही नहीं रहता। ऑक्सीजन नाक से होते हुए फेफड़े में जाता जरूर है, लेकिन इसी फेफड़े को, इसकी झिल्ली को पार करके, जैसे गुब्बारे से गैस पार हो जाता है ना, उसी प्रकार से इस फेफड़े से, ये फेफड़े से क्या उड़ गया, हवा चला गया ब्लड में, रक्त में, और ये रक्त में शुद्ध बोलते हैं इसी प्रक्रिया को, रक्त का शुद्धिकरण हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। और ये शुद्धिकरण होने के बाद ये आपस पुनः हृदय में आएगा, और हृदय पूरे शरीर में पंप कर देगा, यानी कि पहुंचा देगा। पूरे शरीर की जितनी भी आपके शरीर में कोशिकाएं हैं, आपको पता होगा कितनी कोशिकाएं हैं, कहाँ कहाँ है, प्रत्येक शरीर में आपको कोशिका भरा हुआ है, प्रत्येक कोशिका में जाएगा। और आपको पता है ना कि कोशिका में कौन बैठा है, आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोग नाम सुने होंगे। इसी माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पावर हाउस, पता है, क्योंकि वहां पे आपका पावर रखा हुआ है, यानी एनर्जी रखा हुआ है, ऊर्जा रखा हुआ है। और ये ऊर्जा कैसे आता है, कौन रख के चला जाता है, भूत पिशाच थोड़े। होता क्या है, देखिए कि यही आपका जो पूरी बताए ना कि रक्त जो होता है ना, आपका जो रक्त होता है, वो O2 को, रक्त क्या करता है, O2 को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। और जब ये कोशिका तक O2 आएगा, तो आप लोग जो पोषण वाला चैप्टर पढ़े थे, तो हम आपको बताए थे कि छोटी आंत में जो जूस बना था भोजन का, तो पतला वाला भाग को कौन चूस लिया था, छोटी आंत के इलियम में हुआ था ना अवशोषण। तो बताया था ना कि जो बच गया वो तो मल हो गया, लेकिन जिसका अवशोषण हो गया, ध्यान सुनिएगा, जिसका अवशोषण हो गया उसको रक्त में भेज दिया गया है। यहाँ तो बताया था ना, जूस को कहाँ भेज दिया गया था, रक्त में भेज दिया गया था। यानी कि रक्त क्या किया था, उस जूस को पूरे शरीर में घुमा के
कहाँ भेज दिया था आपको? कोशिका में। जो आपने कल जूस बनाया था अगले चैप्टर में, जूस 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 बोले तो जो भोजन वाला जूस बनाया था आपने, भोजन का जूस, वो कहाँ है? पहले से कोशिका में आ चुका है। ये आपका क्या है? कोशिका है। इस कोशिका में क्या आ चुका है? आपका जूस आ चुका है भोजन, यानी कि बोले तो ग्लूकोज टूटा था आपका, ग्लूकोज यहीं पे बैठा हुआ है। कहाँ पे है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि कोशिका में है। अब सांस जब लिए ना, तो सांस के द्वारा ऑक्सीजन फेफड़े में गया, फेफड़े से हृदय जो भी रक्त की वाहिनियां थी, इस रक्त की वाहिनियां से होते हुए हृदय में गया। हृदय से पंपिंग हुआ ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में गया। पूरे शरीर से कहाँ चला गया? आपके प्रत्येक कोशिका में चला गया। और यहाँ पे पहले से ही कौन बैठा हुआ है? ग्लूकोज बैठा हुआ है। इसी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आपका ये ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। देखिए, जो आप सांस ले रहे थे ना, सांस क्यों जरूरी है? आपका सांस क्यों जरूरी है? तो जो भोजन किए है ना, वो किसी काम का नहीं है अगर आप सांस नहीं लेंगे तो। क्योंकि जो आपने भोजन किया था, जो जूस बना था, वो जूस इंतजार कर रहा कहाँ? बना था पेट में, छोटी आंत में, लेकिन ये जूस को पहुंचा दिया गया कहाँ? आपकी कोशिकाओं में। आपकी प्रत्येक कोशिका में, पूरे शरीर में जितनी भी कोशिका हैं, प्रत्येक कोशिका में जूस को थोड़ा थोड़ा करके पहुंचा दिया गया है। यानी कि ग्लूकोज देखे थे ना आप लोग, क्या क्या बना था? प्रोटीन वाला आधा अमीनो अम्ल बना था, सुक्रोज, ग्लूकोज, फैक्टोज में टूट गया था। वो सारे जूस को कहाँ पहुंचा दिया गया? आपकी कोशिका में पहुंचा के छोड़ दिया गया है। ये ग्लूकोज से ऊर्जा तभी बनेगा जब ऑक्सीजन मिलेगा। तो भाई पीछे से ऑक्सीजन भी पहुंच रहा है, चलिए भाई जूस आ गया है, चलिए पीछे से हम भी आ रहे हैं, और क्या। तो देखिए जूस पहुंच चुका है, हमने पहुंचा दिया था फर्स्ट चैप्टर में ही। अब आपका सेकेंड चैप्टर में ऑक्सीजन पहुंच रहा है, और थर्ड वाले में कौन पहुंचा रहा है? रक्त पहुंचा रहा है। तो ये सब एक ही लिए, इसीलिए जैव प्रक्रम में सब कंबाइंड चैप्टर है, एक दूसरे में कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो हृदय वाले में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आपका जो भी बाकी डाउट होगा तो। हालांकि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया हमारा? ये भी पीछे पीछे रक्त पहुंचा दिया उसको, जहां ग्लूकोज को पहुंचाया है वही रक्त भी उसको पहुंचा दिया गया है। इसलिए रक्त के बारे में देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे रक्त क्या करता है। तो गैसों का परिवहन करता है, यानी कि पहुंचाता है, और भोज्य पदार्थों का भी परिवहन करता है। भोजन को भी पहुंचाया था ना, अब ये गैस को पहुंचा रहा है। अब यहाँ पे पहले से क्या था? ग्लूकोज। अब को पीछे से कौन पहुंच गया? ऑक्सीजन पहुंच गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के रिएक्शन से क्या होगा? आपका बनेगा 6CO2 प्लस H2O भी मुक्त होगा, और ATP भी बनेगा। क्या बनेगा? आपका ATP बनेगा। देख रहे हैं आप ATP बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ATP बन रहा है। यही ATP आपका कहाँ बन रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ATP भर जाएंगे, 38 ATP आपका। एक ग्लूकोज जब टूटता है ना, तो 38 ATP बनते हैं। 38 ATP ऊर्जा है। ATP का नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी आपका कहीं ना कहीं सूत्र ही होते हैं, ये सब कार्बन और ट्राइफॉस्फेट जो है। तो इसीलिए बोलते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया में ATP है, पावर है, ऊर्जा का बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? गृह बोलते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं। पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह, मतलब उसमें ऊर्जा का घर है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब सोचिए आपने जो सांस लिए थे वो कहाँ पहुंच गया है? कहाँ पहुंच गया? आपकी एक छोटी सी कोशिका में पहुंच गया है। और ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन आपके ग्लूकोज, जो भी जूस बना था आपका, जो खाना खाए थे, कल खाए थे, और हो सकता है आज वाले ऑक्सीजन से वो टूट रहा होगा, एनर्जी मिलेगा। आज अभी के खाया अभी एनर्जी नहीं मिलता, और अभी का सांस लिया वो अभी बाहर नहीं निकलता। ये तो समझाना चाह रहे हैं, श्वसन का मतलब सांस लेना छोड़ना नहीं होता है। देखिए कितना लंबी कहानी है ये। आप सोच रहे होगे कि सांस लिए, फेफड़ा में गया, लो भाई उलट दिए, ऐसा थोड़े है। अगर लेना ही था, उलटना ही था, तो फिर इतना जल्दी लेने की क्या जरूरत थी? सांस लिए छोड़ दिए, सांस लिए छोड़ दी, ऐसा नहीं होता। ये प्रक्रिया चलती रहती है। आपने जो सांस लिया वो चल रहा, सांस लिया चल रहा, सांस लिया चल रहा, कहाँ तक जाएगा? वो कोशिकाओं तक जाएगा। सोचिए कितना डिफिकल्ट काम है कोशिका तक पहुंचना। पहले तो बेचारे फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा से अपना रूट चेंज करेगा। ट्रेन बदलते ना ट्रेन, तो उसने रूट चेंज कर दिया, कहाँ पहुंच गया? फेफड़ा से भाई रक्त की नली में पहुंच गया। रक्त नली कहाँ उतार दिया उसको? हृदय में उतार दिया। हृदय उसको कहाँ पहुंचा दिया? हृदय उसको पहुंचा दिया सीधे कोशिका में पहुंचा दिया। अब वहां पे आपको क्या बन गया? देखिए ऑक्सीजन से क्या बन गया? CO2 बन गया, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। कहाँ बना है वो? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 बना हुआ है। तो जिस माध्यम से ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाया गया था, कहाँ से? ये वातावरण से ऑक्सीजन को लेकर कहाँ पहुंचाया गया था? कोशिका में पहुंचाया गया था। वहीं पे जब CO2 बन गया, तो उसी रास्ते से CO2 को यहाँ से निकाल के फिर उसी रास्ते से फेफड़े से बाहर निकाल देंगे। तो अब सांस को हम लोग छोड़ते हैं। तो आप लोग बोलते हो इतना टाइम लगता है? तो ये लगातार चल रही साइकिल का होता है, चेन होता है, कोई आगे में चल रहा है, कोई पीछे का चल रहा है।
ये लगातार चल रहा है, यानी कि रास्ते में लगे हुए, कोई कोशिका तक पहुंच गया होगा, कोई पहुंचने वाला होगा, कोई CO2 बन गया होगा, कोई रास्ते में आ रहा होगा, कोई CO2 निकल रहा है। या ऐसी प्रक्रिया चलती है, जैसे थोड़ा बैठे रहेंगे लोग, भाई अभी तो ऑक्सीजन जा रहा है, अभी पहुंचा नहीं है, पहुंचेगा तब ना सांस छोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लगातार प्रक्रिया चल रही है भाई। आया समझ में आपकी प्रोसेस, ये कितनी महीनों कितनी जटिल प्रक्रिया है ये। श्वसन क्या होती है, अब समझ में आया। श्वसन क्या होती है, सांस लेना और छोड़ना ही श्वसन नहीं होती है। सांस लेना, उच्छ्वास प्रश्वास तो देखेंगे ही, उच्छ्वास प्रश्वास क्या होता है, लेकिन श्वसन का मतलब होता है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर फेफड़ा में नहीं, कोशिकाओं में पहुंचाना। जब कोशिका में पहुंचाने की बात है तो समझिएगा, फेफड़े में भी गया होगा, हृदय में भी गया होगा, तब कोशिका में पहुंचा होगा। तो वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर कोशिकाओं में पहुंचाना, वहां से प्राप्त CO2 को, वहां से, यहाँ प्राप्त है ना, वहां से प्राप्त CO2 को कोशिकाओं से बाहर या शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। क्या कहता है, याद हो गया कैसे कहना है। श्वसन क्या होती है, तो वायुमंडल, जो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन है तो कहना ही की बात है, तो वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर कोशिकाओं में पहुंचाना, फिर CO2 को, प्राप्त CO2 को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। एक बार फिर से दोहरा लीजिए, श्वसन क्या होता है, क्लियर हो जाएगा। वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर कोशिकाओं तक पहुंचाना, कोशिका में प्राप्त CO2 को शरीर से बाहर निकालना, इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाना है, कोशिका तक। तो कोशिका तक पहुंच के क्या किया उसने, ATP बनाया, और साथ में आपका क्या हो गया, H2O भी आपका बन गया, CO2 भी बन गया। CO2 नहीं चाहिए हमें, तो CO2 को फिर से निकाल के शरीर से वायुमंडल में छोड़ देना, क्या होता है, श्वसन। ठीक है ना, तो ऐसे आपको याद कर लेना है। प्रक्रिया समझ में आ गई। अब नोट्स लिख दे इसका, श्वसन क्या होता है, फिर प्रकार भी दिखेंगे। ठीक है, और आपका देखिए जो जल बन रहा है, जल ना, वही ब्लड के माध्यम से अब जल को किडनी के पास जाया जाएगा, जो कि अगले लेसन में पढ़ना है। हृदय के बाद का अगले लेसन, 4 लेसन में पढ़ना है, किडनी का क्या काम होता है। यही आपका जल का किडनी फिल्ट्रेशन कर देगा, छान देगा ब्लड से जल को, और यूरिया साथ में बनता है ना, जो भी हम लोग प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन टूटता है तो यूरिया बनता है, तो जल को, यूरिया को तोड़ते हैं यूरिक अम्ल में। तो पेशाब जो होता है ना, मूत्र, उसमें जल भी होता है और यूरिक अम्ल भी होता है, यूरिया की मात्रा जो बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये सब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। पोषण से, श्वसन के बिना पोषण संभव नहीं है, और श्वसन किसके भी साथ में हो रहा है, हृदय के बिना ही श्वसन संभव नहीं है। ठीक है ना, तो ये एक दूसरे में कनेक्शन में है भाई, कनेक्शन से बने हुए हैं। ठीक, और जो प्राप्त जल बना वो ब्लड में ही मिल जाएगा, तो उसको छानना भी जरूरी है, छाने कौन, किडनी छानेगा। तो हमारी सारी प्रक्रिया जो होती है एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, और सबको तो जैव प्रक्रम कहा जाता है। सभी को क्या कहता है, जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो जैव प्रक्रम में 4 टॉपिक आते हैं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन आते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया, तो इसको हम एक नोट्स लिख देते हैं अभी, श्वसन क्या होता है। ठीक है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ये समझाने के लिए था। डायग्राम तब बनाया जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र, तो अब हमको आप एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाने के लिए बताएंगे, और उस समय आप बनाइएगा। अभी बनाने की जरूरत नहीं है, अभी आपको हम समझाने के लिए इतना टाइम दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो आप कमेंट में लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, कि हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, यस मैम, यस दीदी, यस मैम, कुछ भी। ठीक है ना, कमेंट में जरूर आप लोग लिखिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है, और कमेंट आप लोग अच्छा देते हो तो कमेंट में दिया कीजिए, और फिर आप लोग लाइक भी किया कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, लाइक करने में क्या जा रहा है भाई आपका, बस हाँ, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा बहुत फायदा हो जाएगा। इससे हमें ये लगेगा कि नहीं भाई, कहीं ना कहीं ये आपका समझ में आ रहा है, या मेरा मेहनत कहीं ना कहीं सही जगह जा रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है। समझ गए। चलिए, तो श्वसन क्या होता है, आप लोग परिभाषा याद कर लिया होगा, क्या होता है बताइए। वायुमंडल से क्या होता है श्वसन, तो वायुमंडल से आता है ना, हमारे वातावरण को बोलते हैं वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल से O2 को ग्रहण कर, O2 को ग्रहण करने का मतलब क्या भाई, नाक से ही ग्रहण करेंगे ना, तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस O2 को ग्रहण कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल से O2 को ग्रहण कर कहाँ पहुंचाना है, कहाँ, कोशिका में। ठीक है, ग्रहण कर कोशिकाओं में पहुंचाना, कहाँ पहुंचाना है आपको बताइएगा, फेफड़े में। तो भाई कोशिका में कैसे पहुंचेगा, फेफड़ा में जाएगा, फिर हृदय में जाएगा, तब ना भाई उसको पहुंचाया जाएगा कोशिका में। तो आप डायरेक्टली अंतिम सिरा लिखिए, तो वायुमंडल से कहाँ पहुंचाना है, हमें कोशिकाओं में पहुंचाना है। तो वायुमंडल से O2 को ग्रहण कर कोशिकाओं में क्या करना है, हमें पहुंचाना है, कोशिकाओं में पहुंचाना,
एवं प्राप्त CO2। अब कोशिका में क्या बन गया बताइए, CO2 बन गया ना, आपको पता है ना कैसे बना। एवं प्राप्त CO2 को शरीर से, कहाँ से बाहर निकालना है भाई, शरीर से पूरा बाहर फेंकना है निकाल के, ठीक है। शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, शरीर से क्या करना है आपको, बाहर निकालने की प्रक्रिया, निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, श्वसन कहते हैं, श्वसन कहते हैं। समझ गए आप लोग, क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अब बताइए, आपने जो परिभाषा याद किया था आपको बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, ग्लूकोज का तोड़ना ये सब, तो चूंकि आपको तो समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे टूटा कैसे नहीं टूटा, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये आपका जो ग्लूकोज होता है ना, वो कोशिकीय ईंधन होता है, ग्लूकोज का ही टूटता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में जो भी जानकारी हम लिख देंगे। तो वायुमंडल से O2 को ग्रहण कर कोशिकाओं में पहुंचाना एवं प्राप्त CO2 को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। हो गया, आपको श्वसन कहते हैं, हो गया। अब आप देखिए, इसको ऐसे लिखिएगा, देखिए ये हवा है जो कि वायुमंडल में है, ये हवा कहाँ जाएगा बताइए, ये हवा कहाँ जाएगा, देखिए इसको समझिए, हवा जो है नाक के द्वारा जाएगा फेफड़ा में, कहाँ जाएगा बताइए, हवा कहाँ जाएगा आपका, नाक के द्वारा। ये हवा है, ये हवा नाक के द्वारा कहाँ जा रहा है बताइए, फेफड़ा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, फेफड़ा में जा रहा है। अब ये फेफड़ा से विसरण द्वारा, विसरण समझ में आती है आपको, विसरण का मतलब होता है ये झिल्ली को पार कर गया था, देखिए थे ना बैलून से गुब्बारे से हवा गायब होता है, तो विसरण के द्वारा कहाँ चला गया बताइए, रक्त में, कहाँ चला गया, हृदय में, हृदय में तो जाता है, रक्त कोशिका में कहाँ चला जाता है, रक्त वाहिनियां, कहाँ, रक्त वाहिनियां में पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, रक्त वाहिनियों में पहुंच गया, और रक्त वाहिनियां से कहाँ पहुंच गया जाएगा बताइए, हृदय में, कहाँ पहुंच जाएगा, हृदय में। किसको, हवा को पहुंचा दिया, हवा को नाक के द्वारा फेफड़े में पहुंचाया गया, फेफड़ा से वो विसरण करके धीरे 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 अपने आप निकल के ना, प्रेशर जब भी सांस लेते हैं तो हमारा क्या होता है, फेफड़ा फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है। इसी फैलना सिकुड़ने के कारण हवा जो होता है, जैसे बैलून का, जितना बैलून की स्थिति छोड़ दीजिए आप, बैलून पूरा ऐसे ऐसे करते रहिए, इससे क्या होगा, जब भी उसको प्रेशर दाब पड़ेगा वो निकलते जाएगा हवा, तो इस द्वारा विसरण बोलते हैं। तो विसरण से रक्त वाहिनियां पहुंच जाएगी, रक्त वाहिनियां उसको फेफड़े से होते हुए हृदय पहुंचा देगी, और पता ही होगा हृदय पूरे शरीर में कहाँ पहुंचाता है, शरीर की कोशिका में, कहाँ पहुंचा देगा हृदय, आपकी कोशिका में पहुंचा देगा, कहाँ, कोशिका में पहुंचा देगा, कहाँ पहुंचा देगा बताइए, कोशिका में, कहाँ पहुंचा देगा आपको, कोशिका में पहुंचा देगा, ठीक है। कोशिका में आपकी क्या घटना हो गई, कोशिका में हमारा ये हुआ कि C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस क्या हो गया आपका 6O2। 6O2 का मतलब उसके बाद बैलेंस दिया हुआ है कितना ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है, 6O2। और यहाँ पे हमारी कुछ एंजाइम काम कर दी है, ठीक है, एंजाइम के द्वारा ही कुछ कार्य संपन्न होता है। फिर आपका जो ये टूटेगा खाना वो 6CO2 में टूटेगा, ठीक है, 6CO2 प्लस में 6H2O भी बनेगा, और प्लस में हमारा ऊर्जा भी बनेगा, क्या बनेगा, हमारा ऊर्जा भी बनेगा। क्या बिना ये हवा की ऊर्जा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसीलिए हमारा जो भोजन करना वो तो जूस बन गया, वो पाचन प्रक्रिया क्या है, जूस बनाने की प्रक्रिया है। अब उस जूस में आप चाहते हो कि हमें ऊर्जा मिल जाए, तो उसके लिए उस जूस को कोशिका में जाना पड़ेगा, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पे जो सांस ले रहे वो हवा जाएगा और तब तोड़ देगा। अब देखिए आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको CO2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, CO2 दिख रहा है। तो CO2 को भाई यहाँ पे कहाँ बना है, CO2 आपको सब कोशिका में चल रही है, CO2 कोशिका में बन गया है। तो इस CO2 को क्या करना है आपको इस कोशिका से बाहर निकालना है, इस कोशिका से बाहर निकालना है, यानी कि ये CO2 को फिर हृदय में ले आना है, इस CO2 को फिर आपको रक्त वाहिनियां में लाना है, फिर विसरण द्वारा ही आपको CO2 को पुनः फेफड़ा में ले आना है, फिर फेफड़े के द्वारा फिर CO2 को नाक में लाना है, फिर हवा में छोड़ देना है। देखिए इसी को हम लोग कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं इसको, हम लोग श्वसन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम लोग श्वसन कहते हैं। ये हवा में क्या था आपका O2 था, ये हवा में क्या था O2 था, O2 था, ये चल रहा था इधर से, क्या O2 जा रहा था, O2 जा रहा था, यहाँ से क्या जा रहा था आपका O2 जा रहा था, यहाँ से क्या जा रहा था आपका O2 जा रहा था, O2 देखिए ये आपका O2 यहाँ आया है, ठीक है। और ये O2 क्या बन गया CO2, तो फिर से CO2 को जैसे O2 गया था वैसे वैसे आपको CO2 को बाहर निकाल देना है। टोटल प्रक्रिया को, इस टोटल प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, श्वसन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन के नाम से जानते हैं। इसके लिए मुख्य पॉइंट आप क्या लिखेंगे बताइए, इसके लिए मुख्य पॉइंट आपको कोशिकीय ईंधन के बारे में भी होगा, उसके बारे में देखिए मुख्य पॉइंट क्या लिख सकते हैं। कोशिका में क्या होता है, देखिए कोशिका के अंदर गया ना, कोशिका में
कोशिका में O2 के द्वारा कोशिकीय ईंधन हम लोग ग्लूकोज को कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। तो कोशिकीय ईंधन समझते हैं। ईंधन का मतलब देखिए, ईंधन का मतलब बिना जलावन का आपका खाना बनेगा नहीं, ना बनेगा। बिना जलावन खाना नहीं बनेगा। उसी प्रकार से बिना कोशिकीय ईंधन मतलब ग्लूकोज, बिना ग्लूकोज का आपका ऊर्जा बनेगा नहीं, ना। ये ग्लूकोज ही ना आपको ऊर्जा बना रहा है। ये क्या है? आपका ग्लूकोज। मतलब इस ग्लूकोज को हम लोग बोलते हैं कोशिकीय ईंधन, यानी कि इस कोशिका का ये क्या है? ईंधन है। ठीक है। तो कोशिका में O2 के द्वारा कोशिकीय ईंधन का क्या होता है बताइए? कोशिकीय ईंधन का क्या होता है? विघटन होता है। क्या होता है बताइए? विघटन होता है। विघटन से क्या बन गया? विघटन से आपका ऊर्जा प्राप्त हुआ ना। विघटन होता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा को हम लोग ATP कहते हैं। ATP क्या होती है? प्राप्त होती है। ऊर्जा हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। ये आप लाइन को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इस लाइन को क्या कर देना, आपको ऐड कर लेना है अपने इस नोट्स में। लेकिन हाँ, ये वाला आप जो लाइन देख रहे हो ना, उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि इस लाइन के द्वारा आप पूरी श्वसन प्रक्रिया को ऐसे ही समझ जाओगे, ठीक है ना। हवा से O2 को नाक के द्वारा फेफड़ा में पहुंचाया गया। फेफड़ा में विसरण के द्वारा रक्त वाहिनियों में पहुंच गया। रक्त वाहिनियों से ऑक्सीजन हृदय में पहुंच गया। हृदय से ऑक्सीजन कोशिका में पहुंच गया। कोशिका में क्या हुआ? जो भी ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं, कोशिका में ऑक्सीजन गया और ग्लूकोज को कर दिया अपघटन। क्या बन गया? CO2 बन गया, जल बन गया और ऊर्जा बन गया। तो जो CO2 आपका ऑक्सीजन के द्वारा जो CO2 प्राप्त हुआ, पुनः उसको बाहर निकाल दीजिए उसी रास्ते से, तो उसको क्या बोलते हैं? श्वसन कहते हैं, ठीक है। और जो जल आपका जो बचा हुआ वो हम लोग देखेंगे अगले से भी अगला लेक्चर है किडनी वाला, है ना, उत्सर्जन। उसमें देखेंगे कि इसका किडनी के द्वारा कैसे फिल्टरेशन हुआ। समझ गए? तो ये आपका श्वसन का मेन आपका पॉइंट था। और श्वसन आपको पूरी तरह से अब तो कंप्लीट हो गया होगा, पच गया होगा मेरे ख्याल से, नो डाउट होगा, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ श्वसन। अब आते हैं हम लोग श्वसन के प्रकार पे। अब आते हैं हम लोग किस पे? श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार आप लोग कहोगे श्वसन के भी प्रकार होते हैं क्या? तो हाँ, श्वसन आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा कि हाँ नाक से सांस लेना और एक मुंह से सांस लेना, ऐसा कुछ नहीं है। मुंह से सांस लेने की प्रक्रिया तो हमारी है नहीं। हाँ, हालांकि कभी खराब तबीयत की वजह से कभी ठंडियों में क्या होता है कि नाक के जो भी कपाट होती है ना, नासिका कपाट, वो बंद हो जाती है, ठीक है ना। वो सूजन आ जाती है, सूज के आपके कपाट को बंद कर देती है, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो आप लोग मुंह से सांस लेते होंगे, तो वो एक प्रक्रिया नहीं है। मुंह से सांस ले सकते हैं, लेकिन वो रेयर केस में होती है, ठीक है। नाक के द्वारा सांस लेना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि नाक में वायुमंडल ऑक्सीजन को छानने के लिए रोए बनाए गए होते हैं। नासा रोम, नासा अमेरिका में नहीं, नासा रोम का मतलब नाक के अंदर भी रोम पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, जो आपके वायुमंडल वाले जो भी अशुद्धियां वायरस हो उसको छान सके, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके अंदर में भी होती है एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वो रेड कलर का होता है। यहाँ पे आगे में वो म्यूकस का स्राव होता है, जो चिपी चिपी थोड़ा सा करेगा ऐसा, ताकि आप कोई भी गंदगी जाएगा ना, चिपक जाएगा उसी में, जहाँ चिपक गया और वो आगे जाएगा ही नहीं। फिर आपको पता ही होगा गंदगी लग जाती है नाक में। तो ये आपकी नाक में ऐसा सिस्टम बनाया गया है, तो मुंह में वैसे बनाया नहीं गया है। तो आप लोग मुंह से सांस लेना गलत बात होती है, कभी कभी ले लेते हैं इमरजेंसी में, है ना, इमरजेंसी के लिए बनाया गया है। तो आपका कोशिका जो श्वसन प्रकार होता है आपका एक ही होता है, लेकिन श्वसन के प्रकार 2 प्रकार बनाए गए हैं। एक आपके हवा के ऑक्सीजन में होना, हवा की उपस्थिति में होना वायवीय श्वसन, और हवा के बिना संपन्न होना उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन, ठीक है। आप लोग कहते हो कि बिना हवा के श्वसन कैसे कहलाएगा भाई? बताते हैं ये क्या है, कैसे है, ठीक है ना। आप लोग इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है ना। हमें तो साफ करना है इसको। चलिए, तो हम श्वसन के प्रकार पे आते हैं। श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार। अब आप लोग थोड़ा सा गहराई में सोचिए कि हमारे शरीर में ऐसी कितनी सारी घटनाएं हैं जिससे हम अनभिज्ञ हैं। अनभिज्ञ का मतलब अज्ञान है, जानकारी से हम लोग वंचित हैं। हमें तो ऐसा ही लगता था कि सांस लिए छोड़ दिए, सांस लिए छोड़ दिए, लेकिन ऐसा नहीं था ना। सांस अभी लिए, लेकिन वो प्रक्रिया पूरी खत्म करने के बाद तब वो CO2 बाहर निकालेंगे, मतलब 15-20 मिनट हो ही जाएंगे ऐसा करने में। ऐसा नहीं कभी लिए भी छोड़ दी, नहीं। अभी जो सांस छोड़ रहे हो सुबह का 1 घंटे बाद वाला हो सकता होगा, है ना। ऐसा नहीं अभी बोला छोड़ दिए, नहीं, वो बहुत पहले का होगा। अभी वो शरीर में से घूम के आ गया तो निकाल दिए। तो श्वसन के प्रकार, श्वसन आपके 2 प्रकार के होते हैं। श्वसन कितने प्रकार होते हैं आपके? श्वसन 2 प्रकार के होते हैं।
प्रश्न आपका ऐसा आएगा बोर्ड एग्जाम में कि श्वसन किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं और स्पष्ट करें। तो आपको दोनों चीज मेंशन करना पड़ेगा, श्वसन किसे कहते हैं उसका परिभाषा भी, और उसी में आपके इसके 2 प्रकार होते हैं, ऐसे भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो श्वसन कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पहला आपका बोलते हैं वायवीय, ठीक है, वायवीय, या एक और नाम होता है इसको ऑक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑक्सी कहते हैं, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, ठीक है। और आपका जो दूसरा होता है वो होता है अवायवीय, या उसको बोलते हैं अनॉक्सी श्वसन, ठीक है ना। नाम भी देख लीजिएगा, दो प्रकार है, याद करना पड़ेगा और बिल्कुल साइंस याद हो जाएगा। देखिए ऑक्सी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, थोड़ा जन की ही कमी है, लेकिन ऑक्सी यानी ऑक्सीजन से कनेक्शन लग रहा है। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा वो आपका हो जाएगा ऑक्सी श्वसन, ठीक है। जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा, उपस्थिति में होगा, वो क्या हो जाएगा आपका ऑक्सी श्वसन। और उसको वायु बोलते हैं ना, वायु मतलब वायवीय श्वसन भी कहेंगे। और वैसा श्वसन जो बिना ऑक्सीजन के या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसको लिखा है ना अनऑक्सी मतलब बिना ऑक्सी वाला, बिना ऑक्सीजन वाला, ठीक है। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा वो वायवीय होगा, ऑक्सी होगा। और वैसा श्वसन जो बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा वो आपका हो जाएगा अवायवीय। वायु में क्या लगा है यानी कि नहीं, यह अनऑक्सी श्वसन, देखिए नाम लिख लीजिएगा, अ लगा, दोनों में अ लगा होगा। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न नहीं होगा ना उसमें दोनों में अ लगा होगा, अवायवीय या अनऑक्सी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन, वायु यानी कि वायु वाला, हवा वाला यानी ऑक्सीजन वाला। एक आपका अवायवीय श्वसन, अ लगा है मतलब बिना ऑक्सीजन वाला। या आप ऐसे याद कर सकते हैं ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन वाला, और अनऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी का मतलब बिना ऑक्सीजन वाला। तो परिभाषा लिख दें क्या होता है, देखिए क्या होता है। वायु श्वसन में लिखेंगे आप लोग वैसा श्वसन, ठीक है, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है बताइए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे वायवीय या ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। उसे वायवीय या क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना ऑक्सी श्वसन, याद रहेगा ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सी या वायवीय, बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब होगा ना तो उसको बोलेंगे अनऑक्सी लगा देंगे या अवायवीय हो जाएगा, ठीक है ना। याद कीजिएगा वायवीय या ऑक्सी श्वसन कहते हैं, क्या कहते हैं, वायवीय या ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। याद रहेगा आप लोगों को, इतना इजली परिभाषा भी है, 2 वर्ड में खत्म हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से इसका लिख सकती है कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन के बिना भी हो जाती है, ठीक ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, क्या कहेंगे उसे बताइए, अवायवीय या अनऑक्सी श्वसन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, अवायवीय, वायु में क्या लगा हुआ, अ लगा हुआ ना, अवायवीय या अनऑक्सी श्वसन कहेंगे, ठीक है, अनऑक्सी श्वसन कहते हैं, अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। क्लियर है आपको, क्लियर है, ठीक है। श्वसन 2 टाइप के होते हैं, श्वसन 2 टाइप। आप लोग बोलोगे कि ऑक्सीजन के तो समझ में आ रहा है कि भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ, सब लोग जानता है कि ऑक्सीजन के बिना तो ऑक्सीजन से ही श्वसन होती है, लेकिन ये लाइन तो हजम नहीं हो रही है कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाए, है ना, अनुपस्थिति में हो जाए उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या ऐसा ये पॉसिबल है कि बिना ऑक्सीजन के हमें श्वसन ग्रहण कर ले, होता है, ऐसा हमारे साथ ही होता है, ठीक है ना, हमारे शरीर में भी ऐसी घटना हो जाती है। तो बताएंगे आप लोगों को कि कैसे इसको मतलब कैसे मेंशन किया गया है, ये अवायवीय श्वसन क्या होती है। जैसे कि हमारे शरीर में, जैसे कि हम जो खाना बनाते हैं तो खाने क्या होते हैं, तो आपको पूरी तरह से अच्छा बना देते हो, पूरी तरह से एकदम तोड़ के जितना पकना चाहिए वैसा पका देते हो, या तो आप पूरी तरह से पकाते ही नहीं हो, और या तो आप अध पका बना देते हो। वैसा ही हमारे शरीर में भी होता है, या तो आप ग्लूकोज को पूरी तरह तोड़ दो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ना टूटेगा, तो पूरी तरह से तोड़ दो, तो अगर ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिलती है तो वो पूरी टूट जाता है ऊर्जा में, तो उसको बोलेंगे हम लोग वायवीय श्वसन। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं मिलती है तो वो टूट जाता है आपका एथेनॉल में,
जो कि ईस्ट में होता है ऐसा, ठीक है ना। इथेनॉल जो भी शराब होता है ईस्ट के द्वारा बनाया जाता है, तो वो होता है आपका अवायवीय श्वसन। तो आपके बुक की जो भी डायग्राम से समझाया गया वैसे हम भी समझाना चाहेंगे और फिर आपको अच्छे से अपनी कोशिका के डायग्राम से भी बताएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग पहले समझते हैं कि ऑक्सी क्या है अनऑक्सी क्या है, उसके बाद हम लोग अंतर भी कर लेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग समझते हैं पहले कि ऑक्सी क्या है अनऑक्सी क्या है। परिभाषा आप लोग लिख लिए होंगे। अब इस प्रोसेस को समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। दो प्रकार के होते हैं, वायवीय और अवायवीय। चलिए ठीक है, ये क्या है देखिए। सबसे पहले होता क्या है, आपका ग्लूकोज का करना है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन, एटीपी बनाना है ना। तो आप ले लोगे ग्लूकोज, ये हमारा हो गया ग्लूकोज, क्या हो गया हमारा, यहाँ बना गया, ये हमारा हो गया ग्लूकोज, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा ग्लूकोज, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया ग्लूकोज। देखिए कोशिका द्रव में पहले जो आपने कोशिका बनाया था ना, उसका एक कोशिका द्रव भी होता है, कोशिका का एक द्रव भी होता है, उसे कोशिका द्रव कहते हैं। जो आप कोशिका बनाओगे तो उसके अंदर गाढ़ा पदार्थ होता है, उसको हम लोग कोशिका का द्रव्य कहते हैं। वहां पर भी एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो वहां पे ग्लूकोज का विखंडन कर देते हैं, आंशिक विखंडन, उसको बोलते हैं पायरुवेट, पायरुवेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पायरुवेट कहते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज कोशिका द्रव में क्या बन जाता है बताइए, एंजाइम के द्वारा पायरुवेट बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, पायरुवेट बन जाता है। अब यहां से क्या है आपके पास ऑप्शन है, देखिए 3 बना रहे हैं, ठीक है ना। यहां से देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले पायरुवेट में ऑक्सीजन की उपस्थिति, O2 की क्या ले रहे हैं हम, उपस्थिति ले रहे हैं, उपस्थिति। ऑक्सीजन की क्या ले रहे हैं हम, उपस्थिति, ठीक है। तो पायरुवेट आपका ग्लूकोज का ही आंशिक टूटा हुआ आधा भाग होता है, पूरी पूरी तो ग्लूकोज है, लेकिन अगर ग्लूकोज अध पका अध टूटा ऐसा कुछ में रहे, जैसे कि ये पूरी पूरी से चावल है, पूरी पूरी भात है, लेकिन जो बीच में होगा ना, जो आधा चावल होगा आधा भात होगा, तो उसको क्या कहेंगे आप, होगा ना। तो उसी प्रकार से पूरी पूरी ग्लूकोज है और पूरी पूरी उसको तोड़ना है एटीपी में, लेकिन जो बीच का प्रोसेस होता है, जो नहीं ग्लूकोज कह सकते हैं न इसको एटीपी कह सकते हैं, तो उस भाग को पायरुवेट कहते हैं, यानी कि ग्लूकोज का आंशिक भाग है, आंशिक टूटा हुआ भाग। और ये ग्लूकोज क्या है, हमारा कोशिकीय ईंधन है, मतलब ये हमारा कोशिका में है जो कि टूटने वाला है, कोशिकीय ईंधन, यही हमारा क्या बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। तो जब यही ऊर्जा बनाएगा कि हमारा कोशिका क्या होगा, ईंधन हुआ, हुआ ना। जो हमारा भोजन बनाएगा वो क्या हुआ, हमारा ईंधन हुआ। तो ये कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज आता है जूस बन के, पाचन प्रोसेस समझे थे हम लोग, तो इसीलिए इसको हम लोग कोशिका का ईंधन कहते हैं ग्लूकोज पर, ठीक है ना, क्योंकि ग्लूकोज से ही हमारा ऊर्जा बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक है, और ये प्रोसेस होती है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको यहाँ ध्यान देना है कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी होती है। वायु शोषण कहाँ होती है, बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। ये देखिए, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति, पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन दे दिया जाए तो क्या बनेगा देखिएगा, ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 6CO2 प्लस 6H2O और आपका ऊर्जा बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में ये बन जाएगा। अगर इस पायरुवेट को ऑक्सीजन दे दिया गया तो ऑक्सीजन देना मतलब ये कैसी श्वसन हो गई आपकी, वायवीय श्वसन हो गई। अब इसका प्रोसेस देखिएगा अगला, अब इसका देखिएगा प्रोसेस अगला, जैसे मान लीजिए ये आपका प्रोसेस हो गया, ठीक है। अगला देखिएगा, अगर इसी पायरुवेट में अगर ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है, क्या दिया जाए, ऑक्सीजन, यानी कि O2 की अनुपस्थिति में, कहाँ, O2 की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति का मतलब O2 नहीं मिलने पर क्या होगा, O2 की अनुपस्थिति में। और ये घटना हमारी कहाँ घटती है, ईस्ट में घटती है। ये घटना कहाँ घटती है, ईस्ट में घटती है। तो O2 की अनुपस्थिति में क्या होगा आपका, ये ग्लूकोज का जो अंश है पायरुवेट पूरी से विखंडन नहीं हो पाएगा और ये हमारा बनाएगा इथेनॉल, और प्लस में क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा। ये बना लेगा इथेनॉल, प्लस में CO2 बनाएगा, CO2 तो बनना ही है हर हाल में। इथेनॉल प्लस में क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग अवायवीय श्वसन, यानी कि बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज टूट गया, लेकिन किसमें बनाया, इथेनॉल में बनाया, CO2 भी तोड़ा, CO2 भी परिवहन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया आपका, एक और तीर का निशान होगा, ठीक है। इसमें हम लोग बोलेंगे O2 की अभाव में, अभाव का मतलब होता है, देखिए O2 की अभाव में, अभाव का मतलब है O2 तो हमको मिला, ऑक्सीजन तो हमको मिला, लेकिन जितना चाहिए उतना से कम ही मिला, यानी कि उसकी अभाव थी, अभाव का मतलब कमी, ठीक है।
तो आप बताइए कि अगर पूरा पूरा अगर इसको हम ऑक्सीजन दे दिए होते तो ये बन गया होता, अगर इसको पूरा ऑक्सीजन नहीं दिए होते तो ये बन गया होता। लेकिन ये तीसरा जो ऑप्शन है आपका, थोड़ा बहुत ही ऑक्सीजन दिया गया, तो कहीं ना कहीं इसका पाइरुवेट का भी पूरी पूरी विखंडन नहीं होगा, तो ये हमारा टूट जाएगा। बता रहे हैं हमारा टूट जाएगा, पता है किसमें टूट जाएगा? ये हमारा टूट जाता है लैक्टिक अम्ल में। ये हमारा किसमें टूट जाएगा? लैक्टिक अम्ल में टूट जाएगा। ये बना देगा आपका लैक्टिक अम्ल प्लस में CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा? लैक्टिक अम्ल प्लस में CO2 बनाएगा। तो श्वसन के दौरान हमारे शरीर में 3 घटना होने की चांस है। पहली घटना तो आपकी प्योर चांस ये होती है अगर टोटली आप श्वसन फ्रेश ले रहे हो, है ना, योगा भी लोग करते हैं ना श्वसन के लिए। अगर आपका श्वसन प्रक्रिया बहुत ही अच्छा चल रहा है तो समझिए कि आपकी जो भी खान पान है, जो भी आप खाना पीना के द्वारा पचा रहे हो भोजन को, पाचन भी ठीक ठाक चल रही है, और आप ग्लूकोज बना रहे हो, जूस बना रहे हो ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज को अगर पूरी पूरी ऑक्सीजन दे दिया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका भरपूर ऊर्जा प्राप्त होगा। ठीक है। और कोई बाई चांस अगर आपको शरीर में इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो वो आपका क्या हो जाएगा? इथेनॉल बनेगा। ठीक है, इथेनॉल प्लस CO2 बनेगा। लेकिन ऐसा एक सिचुएशन आ जाता है जब हम सांस तो लेते हैं लेकिन उतनी ऑक्सीजन अपनी कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा पाते हैं। सोचिए कि ऐसी घटना कब होती है हमारे शरीर में, ऐसे कब होता है जब हम सांस तो लेते हैं लेकिन उतना ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाता है। तब जब हम दौड़ रहे होते हैं, तब जब हम दौड़ रहे होते हैं उस समय क्या होता है? आपकी धड़कनें भी बहुत तेज चलती है, यानी कि आपकी सांसें भी बहुत तेज चलती है। इतनी तेजी से आप श्वसन डालते हो निकालते हो, डालते हो निकालते हो कि इस दौरान आपकी जो ऑक्सीजन होती है कोशिकाओं के कोने कोने तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि आपको सांस छोड़ने की जल्दी रहती है, सांस लेने की जल्दी रहती है, सांस छोड़ने की भी जल्दी रहती है। तो इस दौरान आपको भरपूर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? आपकी पेशियों में लैक्टिक अम्ल बन जाएगी। खास करके आपकी हाथ वाली पेशियां जो है, पैर वाली जो पेशियां है, वहां पे भी तो कोशिकाएं हैं, वहां पे जो पाचन होगा, वहां पे जो ग्लूकोज का जो पाचन होगा वो पूरी नहीं होगा, और आपका क्या बन जाएगा? पेशियों में क्या बन जाएगा? आपका लैक्टिक अम्ल बन जाएगा। और जब आप दौड़ कर आओगे तो आपको हाँफ तो आएगी ही, साथ आपको पेशियों में ऐंठन, दर्द की अनुभूति होगी। होता है ना, दर्द होता कि नहीं होता है? हाथ पैर में होता है, जैसे ऐंठन हो गया, पैर घबरा रहा हो, थरथरा रहा हो, फकफका रहा हो, ऐसा करते कि नहीं करते हैं? ये इसलिए होता है कि जब आप दौड़ रहे होते हैं ना उस समय आपका पूरी सी पाचन नहीं हो पाती है ग्लूकोज का। ठीक है, और आपका आधा ऑक्सीजन की अभाव रह गया, मतलब जितना मिलना चाहिए और मिलता तो ये बना देते लेकिन मिला ही नहीं उतना, है ना। पूरी बहुत सारी ईंधन मिल जाती तो पूरी पूरी भात बना दिए होते, लेकिन उतना ईंधन था ही नहीं, आधा भात बना आधा चावल बन गया, मतलब खाने लायक है ही नहीं, और वो खाओगे तो बीमारी पड़ोगे, आपको नुकसान ही पहुंचेगा। तो उसी प्रकार से ऐसा चीज बन जाता है जो हमारी पेशियों को नुकसान देती है। तो ये आपका जो लैक्टिक अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल वो आपकी पेशियों में दर्द कराता है। ठीक है ना, ये क्या होगा? हमारा लैक्टिक अम्ल हो गया। ये हमारा क्या हो गया? लैक्टिक अम्ल हो गया। तो हम लोग के पास 3 टॉपिक है, हमारे पास 3 पॉइंट है। इसके लिए जो आप देख रहे हो आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो बताइए? आप ये लिखोगे ग्लूकोज का कोशिका द्रव में पाइरुवेट बनता है, और पाइरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में ये बनाता है। फिर दूसरा पॉइंट लिख सकते हो कि पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और CO2 बनाता है। तीसरा लिख सकते हो कि ऑक्सीजन के अभाव में पाइरुवेट से लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे हमारी पेशियों में दौड़ कर आते हैं ना जब, तो पेशियों में ऐंठन भी होती है और दर्द भी होती है। आप ये लाइन लिख सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए इस लाइन को हम ही कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट्स में ऐसे ही मेंशन कर लीजिएगा, या आपको बुक में भी ऐसा दिया हुआ, आपके बुक में लोग ऐसे दिया हुआ शायद। ठीक है, ऐसे दिया हुआ, फिर 3 ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हो संरचना, या आप ऐसे भी संरचना बना सकते हो, है तो वही। ठीक है, बस आपको समझने के लिए था, आपको समझ में आया होगा वायु क्या है और अवायवीय क्या है। ठीक है ना, और आपको जो अंतर लिखना होगा तो आपको देखिए क्या ध्यान देना होगा। ये बताइए, वायवीय श्वसन ये है ना, और ये क्या है आपका अवायवीय श्वसन, है कि नहीं है? वायु मतलब हवा की उपस्थिति में हुआ, और अवायु मतलब हवा की उपस्थिति में नहीं हुआ। ये कहाँ हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ है। कोशिका द्रव में तो हुआ ही है, तीनों में हुआ है, कोशिका द्रव प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ है। लेकिन ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं ना। तो अंतर में आपको क्या करना है कि वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, और जो अवायवीय श्वसन होती है वो शिव कोशिका द्रव में संपन्न होती है। समझ गए? तो ये आपको एक अंतर आपको बनाता है।
दूसरा अंतर क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो वायवीय श्वसन होता है इसके दौरान हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऊर्जा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, ऊर्जा और CO2 की प्राप्ति होती है, जबकि जो अवायवीय श्वसन है उसमें इथेनॉल और CO2 की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये आपके अंतर हो जाएंगे जो कि आपके समझे हुए पार्ट से ये बन सकते हैं। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है या फिर ईस्ट में संपन्न होता है। इसमें ऊर्जा की अधिक प्राप्ति होती है, इसकी ऊर्जा की कम प्राप्ति होती है, नहीं के बराबर। ऊर्जा बना ही कहा नहीं, दोनों में CO2 तो वही रहा। तो चलिए पहले इस लाइन को ही हम लिख देते हैं कि ये है क्या, O2 के अभाव में ये। तो क्या लिखेंगे बताइए, इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो पहला लिखेंगे आप लोग, ठीक है, कोशिका का विघटन कोशिका द्रव में, कोशिका का विघटन कोशिका द्रव में, विघटन से लगा दीजिए। ठीक है, कोशिका के विघटन से कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में क्या बनता है, पायरुवेट बनता है, पायरुवेट बनता है, पायरुवेट बनता है। ये तो तीनों के लिए सही है भाई। ठीक है, पायरुवेट बनता है और वायवीय श्वसन में, किसमें, वायवीय श्वसन, वायवीय का मतलब हो गया आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, वायवीय श्वसन के दौरान, श्वसन के दौरान और वायवीय श्वसन के दौरान क्या प्राप्त हो रहा है बताइए, CO2 एवं ऊर्जा। जल को छोड़िए, अभी क्या लिखेंगे आप, CO2 एवं ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, CO2 प्लस ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आपका एक लाइन कंप्लीट हुआ जो कि बीच वाला था। और यह प्रक्रिया कहाँ होती है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है, और यह प्रक्रिया वायु श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ लिख दीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ लगा दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, CO2 एवं ऊर्जा की प्राप्ति होती है, CO2 एवं ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 एवं ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, जो आपने लाइन को समझा है उसको हम एक लाइन में मतलब नोट्स के रूप में तैयार भी कर दिए। कोशिका का विघटन, कोशिका का विघटन, कोशिका का सॉरी ग्लूकोज का विघटन, सॉरी ये आपका ग्लूकोज का विघटन हुआ। ठीक है, तो ग्लूकोज का विघटन कोशिका द्रव में हुआ, ग्लूकोज का विघटन कोशिका द्रव में हुआ तो क्या बन गया, पायरुवेट बनता है। और वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति को क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन के दौरान आपका क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 एवं ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इतना आप बोल पाएंगे बताइए कि नहीं। आपको कोशिका में क्या मिला, आपको ग्लूकोज। तो कोशिका द्रव में ग्लूकोज टूट गया पायरुवेट में, और ऑक्सीजन की जैसी मात्रा उसको पड़ी, ऑक्सीजन मिलती है पूरी सी किसमें, CO2 जल और ऊर्जा में बदल गया। ठीक है, ये लाइन ये कह रहा है, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर ऊर्जा ऐसी भरता रहेगा तो क्या बोलेंगे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहेंगे ना, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका लाइन ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, चिड़चिड़ापन, परेशानी नहीं किसी को। अब दूसरा लाइन देखते हैं कि अगर अवायवीय श्वसन में हुआ तो क्या बनता है। आप दूसरा लाइन को भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा लाइन को आप यहाँ लिख लीजिएगा, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके वीडियो को, तब तक हम साफ करके दूसरे स्टेप को भी लिख देते हैं। ठीक, चलिए इसको हम साफ कर दिए, इसको सामने समझने में आसानी पड़ेगी। अब दूसरा स्टेटमेंट आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ तो हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कि अवायवीय श्वसन के दौरान, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति को क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन के दौरान, श्वसन के दौरान, श्वसन के दौरान पायरुवेट का, किसका, पायरुवेट, पायरुवेट का, पायरुवेट का विखंडन, विखंडन इथेनॉल एवं किसमें हो गया, CO2 में होता है। किसमें होता है, CO2 में होता है। इथेनॉल एवं CO2 में होता है। किसमें होता है बताइए, इथेनॉल एवं CO2 में होता है। पता है इस क्रिया को हम लोग किण्वन भी कहते हैं, जो कि ईस्ट में संपन्न होता है। आपके बुक में मेंशन है कि इस क्रिया को हम लोग किण्वन भी कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, किण्वन के नाम से जानते हैं। शराब अल्कोहल जो बनता है आपका किण्वन विधि से बनता है। किण्वन बोले तो ईस्ट की मदद से बनता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, किण्वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन। इस क्रिया को किण्वन कहा जाता है।
किण्वन भी कहा जाता है, ठीक है, भी कहा जाता है, यह कहा जाता है, यह इष्ट में संपन्न होती है। यह अवायवीय श्वसन कहाँ संपन्न होती है? आपकी इष्ट में संपन्न होती है। कहाँ होती है? इष्ट में संपन्न होती है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को हो गया, पच गया कि नहीं पच गया? पच गया, पच गया मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये क्या होती है। यानी कि आपकी दूसरी लाइन कर रहा है कि अवायु श्वसन यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति को कहते हैं। तो अवायु श्वसन के दौरान जो आपका पायरुवेट था, पायरुवेट का विखंडन किसमें हो गया था? इथेनॉल प्लस CO2 में हो गया था। किसमें हो गया था बताइए? पायरुवेट का विखंडन। ये आपका पायरुवेट का विखंडन किसमें हो गया? इथेनॉल और CO2 में होता है। और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। और ये कहाँ होता है? आपका इष्ट में होता है। कहाँ होता है? आपका इष्ट में संपन्न होती है। चलिए ठीक है। और तीसरी लाइन को भी दोहरा लेते हैं। तीसरी लाइन क्या कर रहा है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया होगा आपने इस लाइन को। अब आते हैं हम लोग तीसरी लाइन यानी कि इसकी बात को। तीसरी लाइन क्या कर रहा है उस पर आते हैं, ठीक है। तीसरी लाइन ये कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के अभाव में, किसके अभाव में? ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, अभाव में पायरुवेट का आंशिक विखंडन होता है। किसका होता है? आंशिक विखंडन होता है, आंशिक विखंडन होता है। कब होता है बताइए? आंशिक का मतलब होता है आधा अधूरा, ठीक है, आधा अधूरा विखंडन होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है? विखंडन होता है और क्या बनता है बताइए? और आपका लैक्टिक अम्ल, क्या बनता है? आपका लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे हमारी पेशियों में क्या होता है? दर्द होती है। कब होती है? जिससे हमारी पेशियों में दर्द होता है। हमारी पेशियों में क्या होता है? दर्द होता है। हमारी पेशियों में दर्द होता है। और यह घटना किसके साथ होती है? अत्यधिक तेज दौड़ने और अत्यधिक तेज चलने से होता है, दर्द होता है। यह घटना तेज दौड़ने से होती है। यह घटना तेज दौड़ने से होती है। जिसे धावों को क्या होता है भाई? दर्द की अनुभूति होती है। तो आपने क्या देखा कि ऑक्सीजन के अभाव में, अभाव का मतलब पता होगा जितना चाहिए उतना नहीं मिला। पायरुवेट का क्या होता है? आंशिक विखंडन होता है, यानी कि आधा अधूरा विखंडन होता है। और क्या बनाता है बताइए? लैक्टिक अम्ल बनाता है। अब पेशियों में जो क्या होगा? लैक्टिक अम्ल जमा होगा तो दर्द तो करेगा ही हमारी पेशियां। तो हमारी पेशियों में क्या होता है? दर्द हो जाता है, दर्द होता है। और यह घटना कब होता है? जो आप तेज दौड़ते हैं। प्रक्रिया समझाए थे, जो आप तेज दौड़ते हो तो आपको ऑक्सीजन शरीर में नहीं पहुंच पाता है और पता है क्या हो जाएगा। प्रक्रिया आप लोग पहले ही समझ चुके हैं। चलिए, तो ये आपका हो गया ना, आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या आप लोग अंतर कर पाएंगे? अंतर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? देखिए अगला हमारा टॉपिक वही है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो आपको अंतर यहीं से कर लेना है, ठीक है ना। क्या करना है? अंतर पता ही होगा। वायु में क्या कहेंगे? वायु में क्या कहेंगे? पहला कहेंगे कि ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है। वायु में क्या कहेंगे? ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है, पहला अंतर। अवायु में क्या कहेंगे बताइए? अवायु में आप कहेंगे, अवायु में कहेंगे अवायवीय श्वसन में इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, ठीक है। तो पहला अंतर क्लियर है वायु और अवायवीय में। वायु यानी कि जो हवा के साथ होती है वो क्या करेगा? ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन कर देगा, पहला अंतर हो गया। अवायवीय श्वसन में बोलेंगे कि इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। दूसरा अंतर सुनिए, अवायु, इसको मत देखिएगा, इन दोनों तुलना कीजिए। अवायु इसको बोलेंगे वायवीय, ऑक्सी श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन पूरी तरह टूट गया, अनॉक्सी श्वसन आंशिक टूट गया, ठीक है। ये पहला अंतर हो गया। ऑक्सी में क्या बोलेंगे कि ऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ठीक है। ऑक्सी वाला श्वसन कहाँ हुआ था? ऑक्सीजन वाला कोशिका द्रव में। देखिए ग्लूकोज पहले कोशिका द्रव टूट गया था ना, यानी कि कोशिका द्रव में भी हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया में भी हुआ। लेकिन जो अनॉक्सी श्वसन था वो माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ है नहीं। कहाँ हुआ है? सिर्फ बोलेंगे आप कि कोशिका द्रव में संपन्न होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में संपन्न होता है। दो अंतर कंप्लीट हो गया आपको। तीसरा अंतर देखिएगा, तीसरा अंतर देखिएगा, वायवीय श्वसन के दौरान CO2 जल और ऊर्जा बनता है। वायवीय श्वसन के दौरान क्या बनता है? CO2 जल और ऊर्जा बनता है, क्योंकि पूरे पूरे टूट गया वायवीय श्वसन।
इसमें आप क्या लिखेंगे अनॉक्सी वाले में कि इस अनॉक्सी में लिखेंगे अनॉक्सीय श्वसन के दौरान इथेनॉल और CO2 बनता है, इथेनॉल और CO2 बनता है। ठीक है, ये बनता है, इसमें ये बनता है, ये अंतर हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट सुनिएगा, चौथा पॉइंट सुनिएगा, आप इसमें बोलेंगे कि इसमें ऊर्जा की जो होती है ना वायवीय श्वसन के दौरान अधिक ऊर्जा बनती है, अधिक एटीपी प्राप्त होती है। कितना अधिक, या 38 एटीपी जो आपको याद होगा तो लिख सकते हैं 38 एटीपी प्राप्त होती है। और अवायवीय श्वसन के दौरान लिखेंगे इसमें कम एटीपी प्राप्त होती है। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, आप लोग लिख पाओगे ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, अब साफ कर लेते हैं और यहाँ पे 4 पॉइंट का अंतर देते हैं, 4 से 5 नहीं 4 पॉइंट आराम से बन जाएगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपका आना ही आना होता है। वायु अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। अगर आपको ये क्रिया आप अच्छे समझ में आ रही होगी तो अंतर आप फटाक से कर लेंगे और मुझे मेरे ख्याल से ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि दोनों में अंतर आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया, बस मुझे लिखना ही है ना, नोट्स तैयार कर लेना। ठीक है, तो चलिए इसको नोट्स तैयार कर लेते हैं। ठीक है, फटाक से नोट्स तैयार कर लेते हैं, अंतर लिख लेते हैं। ठीक है, श्वसन प्रश्न आता है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। क्या करना है आपको? अंतर स्पष्ट करना है, अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें, ऐसा ही प्रश्न आएगा ना, इसलिए हम ऐसे ही प्रश्न डाल दिए कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। तो एक तरफ हम बनाते हैं यहाँ पे आपका, ये हमारा हो गया वायवीय श्वसन और ये हमारा दूसरा हो गया अवायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय श्वसन दूसरा हो गया हमारा अवायवीय श्वसन। देखिए आपको पॉइंट तो पता ही होगा कैसे करना है। देखिए पहला नंबर आप क्या डालेंगे, वायवीय श्वसन है, पहला नंबर तो आप शुरुआत कहाँ से कीजिएगा, तो पहला नंबर आपको कहना है कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ये हमारा पहला हो जाएगा। ठीक है, किसकी उपस्थिति में होती है? वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होती है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, उपस्थिति में होती है, इसीलिए इसे ऑक्सीश्वसन भी कहा जाता है। देखिए कितना प्यारा सा एक और अंतर मिल गया, इसीलिए इसे क्या कह सकते हैं हम लोग? ऑक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, इसके आधार पर क्या नाम दे सकते हैं इसको? ऑक्सीश्वसन भी कहते हैं। कौन सा श्वसन कहते हैं? ऑक्सीश्वसन भी कहा जाता है, ऑक्सीश्वसन भी कहते हैं या कहा जाता है। समझ गए? अब इसका अंतर आपको पता होगा, क्या लिख सकते हैं कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। क्या होती है अवायवीय श्वसन? बताइए, अवायवीय श्वसन कब होती है? तो आपकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इसीलिए इसे, ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं बताइए? अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं, इसीलिए इसे हम लोग अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। यानी कि वायु में हुआ ऑक्सी, वायु में हुआ ऑक्सी, वायु में ऑक्सी, ऑक्सीजन ऐसे चला रहा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना ऑक्सी, वायु ऑक्सीजन ऑक्सी, एक जैसा ही लग रहा है भाई। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ, पहले क्या लगे? अनुपस्थिति में होना अनॉक्सी श्वसन हो जाएगा। ठीक है, अनुपस्थिति यानी कि अनॉक्सी श्वसन, इसीलिए इसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला अंतर। ठीक है, जो कि बहुत प्यारा सा था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना इसलिए इसको ऑक्सी कहते हैं, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है इसलिए इसको अनॉक्सी भी कहते हैं। आपको पता ही था, दो नाम था, और उसी से हम लोग एक नया सा मुद्दा बना दिया, यानी कि इसका अंतर बना दिया। चलिए बड़ी चलाक क्या होगा। और दूसरा देखिएगा, आप क्या लिखेंगे? इसमें ग्लूकोज का, इसमें यानी कि वायु श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है बताइए?
तो पूर्ण अपघटन होता है। पूरा खाना देखे थे ना आप लोग, क्या होता है? पूर्ण अपघटन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है बताइए? पूर्ण अपघटन होता है। आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो कि हाँ भाई यहाँ ऐसे ऐसे टूट गया था, ठीक है। और आप इसमें क्या लिखोगे? इसमें ग्लूकोज का आंशिक अपघटन होता है। कैसा होता है? ग्लूकोज का आंशिक, ठीक है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक अपघटन होता है, आंशिक अपघटन होता है। इसमें ग्लूकोज का क्या होता है? आंशिक अपघटन होता है। याद रहेगा ना, क्योंकि वायु की उपस्थिति में हो रहा है इसलिए ऑक्सी कह रहे हैं, और ये ऑक्सी वाला में क्या होता है? ग्लूकोज का पूरी से अपघटन हो जाता है। और वायु वाला में क्या लिखेंगे कि आंशिक अपघटन होता है, कि आधा अधूरा होता है, ठीक है। याद हो गया आपने? हम चाहते हैं कि आप उतने आराम से और शांति से सुने, मात्र सुन लेंगे ताकि आपका यहीं पे आपको अभी देखते हुए याद हो जाए, ठीक है। आपको देखते हुए याद हो जाए, बस इतना चाहते हैं। बाकी आप लोग डिपेंड करता है, आप लोग फ्री माइंड एकदम सुनिए, चेतन अवस्था में। और चेतन मत बन जाइएगा। और चेतन का मतलब होता है आधा यहाँ और आधा वहां सोचना, उसको अर्ध चेतन कहते हैं। चेतन का मतलब पूरी तरह से चेतना में जाकर सुना, यानी कि जाकर सुना ही, जाकर देखना वही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। तीसरा पॉइंट आप बताइए कि यह कहाँ संपन्न होती है? बताइए। यह जो होती है ना, यानी कि वायु शोषण होती है, यह कोशिका द्रव्य, कहाँ? कोशिका द्रव्य, देखे थे ना, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। यह कोशिका द्रव्य एवं कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है ना कि कोशिका द्रव्य से पाइरुवेट बना था, कि माइटोकॉन्ड्रिया में टूट गया था। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? संपन्न होता है। कौन? वायवीय श्वसन। लेकिन अवायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया तो था ही नहीं, ईस्ट के द्वारा हुआ था, ठीक है। यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। यह कोशिका द्रव्य में ईस्ट के द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा? ईस्ट के द्वारा संपन्न होता है। तो जो आपने प्रक्रिया समझी है, अंतर में आपका वही काम आ रहा है, ठीक है। संपन्न होता है, ईस्ट के द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। तो यह कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। कौन? वायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन कहाँ संपन्न होता है? ईस्ट, कोशिका द्रव्य में ईस्ट के द्वारा संपन्न होता है। चलिए ठीक है। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या कह रहा है बताइए, ठीक है। तो लिखेंगे आप वायवीय श्वसन के दौरान, वायवीय श्वसन के दौरान क्या क्या बनता है बताइए। वायवीय श्वसन के दौरान, ठीक है, वायवीय श्वसन के दौरान क्या बनेगा? CO2 एवं ATP बनता है। CO2 एवं ATP बनता है, CO2 एवं ATP बनता है। और आप इसमें क्या लिखेंगे बताइए? अवायवीय श्वसन के दौरान, अवायवीय श्वसन, क्या ATP बना था? नहीं ना, इथेनॉल प्लस CO2 बनता है, ठीक है। तो अवायवीय श्वसन के दौरान क्या बना था बताइए? के दौरान इथेनॉल प्लस CO2 बनता है, इथेनॉल प्लस CO2 बनता है। तो ये आपके चार अंतर हो गए। और पांचवा अंतर भी एक है जो आप लिख सकते हैं। पांचवा अंतर आप लोग बताइए खुद से कि क्या आप लिख पाओगे। पांचवा अंतर आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है, फिर भी आप लोग लिख लीजिए पांचवा अंतर क्या होता है। देखिए पांचवा अंतर आप लिख सकते हैं कि इसमें ATP ज्यादा बनता है, ठीक है। इसमें ATP ज्यादा प्राप्त होती है, श्वसन में क्या होती है? ज्यादा प्राप्त होती है ना। और चूंकि अवायवीय श्वसन में तो पता ही है ATP बना ही नहीं है, तो इसमें ATP नहीं बनती है, ठीक है। इसमें ATP नहीं बनता है भाई, नहीं बनता है भाई, नहीं बनता है। तो आपके 5 अंतर मिल गए वायवीय और अवायवीय श्वसन के। हालांकि इसको शायद 5 नंबर में भी देखा गया था, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास 5 टॉपिक है अंतर बताने के लिए, ठीक है। और बहुत ही आसानी से आपने क्रिया को समझा होगा, तो ऐसे ही आसान आप बता सकते हो। वायु श्वसन कहाँ होता है? वायु श्वसन जो होता है आपका कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायु की उपस्थिति में होता है तभी तो इसको ऑक्सी कहते हैं। और ये पूरी तरह से विखंडन कर देता है, यानी कि CO2 जल और ATP बनाता है, और अधिक ATP बनाता है, यानी कि इसकी लाइन हो गई। अवायवीय श्वसन के दौरान सोच सकते हैं, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के बिना होती है, इसीलिए तो इसको अनऑक्सी कहते हैं, ठीक है। और ये स्थिर कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है ईस्ट के द्वारा।
और इसमें ग्लूकोज का आधा अधूरा विखंडन होता है, पूरा तो थोड़े होता है, ऑक्सीजन है ही नहीं। फिर इस श्वसन के दौरान आपका इथेनॉल और CO2 बनता है और इसमें ऊर्जा ATP नहीं बनती है। बस तो ये हो गया आपके अंतर। चलिए ये हो गया। अब ये दोनों में ज्यादा वक्त नहीं है, पौधों में श्वसन के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं, फिर जंतुओं में श्वसन की भी बात कर लेंगे, जंतुओं में क्या क्या श्वसन की प्रोसेस प्रक्रियाएं है। ठीक है, चलिए हम पौधों में श्वसन की बात करते हैं। इसका आप लोग पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड में खड़े हैं, ठीक ना, साइड में खड़े, जल्दी से ले लीजिए, चलिए साफ करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका तो पौधों में श्वसन, पौधे में भी श्वसन होती होगी कि नहीं होती, होती होगी। पौधों में श्वसन देखते हैं, पौधों में श्वसन कैसे होता है भाई, पौधों में श्वसन। ठीक है, क्या पौधों में श्वसन, देखिए पौधों में श्वसन जैसे कि हमारे पास नाक है, नाक के द्वारा हवा का ये करना हुआ था, तो पौधों में देखिए क्या होता है, आपने जो प्रकाश संश्लेषण देखा था, ठीक है, एक बार डायग्राम बनाना चाहेंगे। ये हमारी पत्तियां थी, ये बड़ी सी पत्ती है, ठीक है, और आपने जब प्रकाश संश्लेषण बनाया होगा तो आपको पता होगा कि हम बताए थे कि CO2 ये क्या चाहिए होता है, CO2 चाहिए होता है वायुमंडल से। ठीक है, तो CO2 वायुमंडल से पत्तियों ने यहाँ पे ग्रहण कर लिया था, कर किया था ना ग्रहण, यानी कि 6 CO2। और आपका जो जल जो होता है आपका यहाँ से H2O जो है आपका यहाँ से पहुंचा दिया गया था, ठीक है, ऐसे यहाँ पे पहुंचा दिया गया था, ठीक है, प्लस में 12 H2O भी पहुंच गया। ठीक, 6 CO2 वायुमंडल से पहुंच गया था और जल से आपका H2O पहुंच गया था। और आपको पता होगा यहाँ पे काम कौन करता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल से ही कौन आता है बताइए, सूर्य के प्रकाश। ठीक है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल को किसको बुला लेता है, सनलाइट को बुला लेता है। ठीक है, सन यानी कि सूर्य बाबा को बुला लेता है। और आपका क्या बनता है बताइए, तो आपका ग्लूकोज बनता है। ये प्रक्रिया आप लोगों को पता है कि नहीं, पता है ना, 6 और 2 प्लस में ATP बनता है, ये जो आप देख रही है, और इसका H2O भी बनता है भाई, 6 H2O बनता है। तो आपको दिखने में बन रहा होगा, जब ये इन लोगों का पोषण हो रहा होता है, स्वपोषण जिसको कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, तो उसके दौरान आपको O2 भी बनता है, O2 बनता है ना, तो O2 क्या किया था वायुमंडल में, O2 को वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है। कहाँ, वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है, क्या कर देता है, मुक्त कर दिया जाता है। और श्वसन क्या होता है, श्वसन जो आपका होता है वो गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का, दो गैस होते हैं CO2 और O2, इनका एक्सचेंज होता है। अगर तुम CO2 को ले रहे हो तो बदले में O2 को देना होगा, अगर आप O2 को ग्रहण कर रहे हो तो बदले में CO2 को छोड़ना होगा। ये आपका होता है श्वसन की प्रक्रिया, और हमारे अंदर यही तो होता है, हम श्वसन को ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, श्वसन को, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और छोड़ते किसको, किसको त्याग करते हैं हम लोग, CO2 का त्याग करते हैं। ठीक है, लेकिन पौधे में ये प्रक्रिया उल्टी होती है, पौधों में क्या होती है, ये प्रक्रिया उल्टी होती है। इन लोग आपका CO2 ग्रहण करते हैं, CO2 क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, CO2 का ग्रहण कर रहे हैं, और निकालते किसको है, वायुमंडल को मुक्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं श्वसन चल रही है, यहाँ से CO2 को ग्रहण किए और वहां से निकाल दिए। ठीक है, लेकिन किस रास्ते के द्वारा, देखिए हमारे इतना लंबा रास्ता नहीं है कि रक्त वाहिनियां जो पहुंचाई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए किसके द्वारा होता है, आपको बताए थे कि पौधों की पत्तियां जो होती है उसमें छिद्र होते हैं, क्या होती है इसमें, छिद्र। ये पत्तियों में जो छिद्र होती है ना, उसको हम लोग रंध्र कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, रंध्र या स्टोमेटा भी कहते हैं, जो खुलती है बंद होती है प्रक्रिया, रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं इस छिद्र को हम लोग, रंध्र कहते हैं, रंध्र के नाम से जानते हैं। पत्तियों में छिद्र पाई जाती है, उसको रंध्र कहते हैं। और तो और जो उनकी मोटी तना होती है ना, जो उनकी दो तनाएं होती है, मोटी होती है, ठीक है, काष्ठी होती है, जो इनके जो इनमें भी छिद्र पाए जाते हैं, पुराने जो जड़ होते हैं, इनको बोलते हैं वात रंध्र। क्या बोलते हैं, वात रंध्र कहते हैं। किनको, जो मोटे मोटे तना होती है ना, उसमें भी छिद्र होती है, उसको बोलते हैं वात रंध्र। और जो जड़ होता है ना, जड़ में भी जो छिद्र होते हैं उसको बोलते हैं मूल रंध्र, मूल रंध्र बोलते हैं ना, मूल रंध्र। मूल यानी कि जड़ के अंदर भी तो श्वसन होती है ना, ठीक है, जड़ के अंदर, जड़ों को भी श्वसन चाहिए अंदर बढ़ने के लिए, तो उनके मिट्टी में जो ऑक्सीजन पाया जाता है उसको वो ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब जो रंध्र होते हैं वो रंध्र के द्वारा, इनमें जो श्वसन होता है रंध्र के द्वारा होता है। पहले प्रक्रिया समझिए, फिर नोट्स तैयार कर देंगे। ठीक है, तो जो पत्तियां होती है, पत्तियों में छिद्र पाई जाती है, इन्हीं छिद्रों के द्वारा ये CO2 घुस जाती है पत्तियों में, वायुमंडल से
CO2 क्या होते हैं, उस छिद्र से होकर अंदर घुस जाती हैं। अंदर क्या है, कोशिका है, कोशिका में क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश को बुलाएगा, जड़ से जल भी चला जाएगा और फिर ये उसकी कोशिका के अंदर, पत्तियों के अंदर क्या बन जाएगा, भोजन बन जाएगा। तो भोजन का परिवहन इन नसों के द्वारा होता है, लेकिन CO2 O2 का परिवहन नसों के द्वारा नहीं होता है, बस छिद्र का काम होता है। जिस छिद्र से ये अंदर घुसा था उसी छिद्र से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि पत्तियों के रंध्रों द्वारा ही इनका श्वसन होता है। वो भी किस प्रक्रिया द्वारा होता है श्वसन, विसरण द्वारा। ये आप याद रखिएगा, किसके द्वारा होता है श्वसन, विसरण के द्वारा। और हमारा श्वसन भी विसरण के द्वारा ही होता है। देखा था ना, फेफड़ा से लीकेज कर गया था। लीकेज का मतलब जैसे बैलून में भरा गुब्बारा, सुबह तक अपने आप हवा निकल गया, गुब्बारा होकर छोटा सा हो गया। देखे होंगे आप, छुटकी हो जाती है, पिचक हो जाती है, होती कि नहीं होती है। बहुत बार देखे होंगे आप लोग कि घर में बैलून, एक बार हम लोग ऐसे टांगे हुए थे, बैलून था बहुत बड़ा बड़ा सा था, और सुबह तक देख रहे हैं कि एकदम छोटी छोटी हो गई आप लोग के। तो मतलब एक विसरण प्रक्रिया थी। जब आप 2-4 बैलून एक में लटकाए होंगे ना, उसकी ज्यादा गैस जल्दी निकलती है। क्यों? क्योंकि 2-3 बैलून अपने में कहीं ना कहीं हवा से टकराती रहेंगी, इसमें वो टकरा है, उसमें वो टकरा है। टकराने से क्या होता है, उनकी झिल्लियों में जो होता है तनाव उत्पन्न होता है। उनकी जो लचीली सी मुलायम सी एक होती है ना बैलून की लेयर, उससे वो गैसें बाहर निकल जाती है। उसी प्रकार से हमारे फेफड़े भी झिल्ली की बनी है, प्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं, झिल्ली, प्यूलर झिल्ली, उसमें से विसरित होकर निकल जाती है। तो पत्तियों में विसरण का मतलब होता है ये O2 है, वायुमंडल CO2 है, हल्की हल्की करते 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 उसमें घुस गया, इसमें ना घुस गया, और निकलना भी होगा तो कल उड़ नहीं जाएगा भाई, ये O2 है मान लीजिए, ये पत्ती में से छिद्र में से हल्की हल्की करके गायब हो जाएगा, इसको बोलते हैं विसरण। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आप समझ गए कि पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है, रंध्रों द्वारा होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जरूरी है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है, रंध्रों द्वारा। और किसके द्वारा बोल सकते हैं आप, वात रंध्रों द्वारा बोल सकते हैं। किसके द्वारा बोल सकते हैं, वात रंध्रों द्वारा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम नोट्स के द्वारा लिख देते हैं। ओके, इसको साफ कर देते हैं प्रक्रिया को। एक हम नोट्स तैयार करते हैं, पौधों में श्वसन। और जंतु में जो श्वसन होता है वो आपका वो अलग अलग तरीके से होता है, तो वो भी हम लिख देंगे, नोट्स तैयार कर देते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, क्योंकि आज बहुत टाइम हो गया आप लोग का। ठीक है, पूरी की पूरी 10:15 हो गया, सवा 1 घंटे के आसपास होने वाला है, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आपको अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको समझने के लिए था, नोट्स करने के लिए नहीं था। ठीक है, आप समझ में आ गया काफी है, और हालांकि कभी नोट्स भी साइड में कर सकते हैं समझने के लिए। तो हम इसके काम करते हैं, जल्दी से फटाफट नोट्स तैयार कर देते हैं आपके लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया ना। ठीक है, देखिए आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, पौधों में श्वसन रंध्रों द्वारा होता है। कहाँ होता है, रंध्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा पूछेगा तो रंध्रों द्वारा होता है। किस प्रक्रिया पूछेगा तो विसरण प्रक्रिया बताइएगा। ठीक है, तो पौधों में श्वसन रंध्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रंध्रों द्वारा होता है। और पौधों में गैसों का आदान प्रदान, श्वसन का मतलब क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, तो गैसों का आदान प्रदान जो होता है, आदान प्रदान मतलब कि CO2 को लेना है, O2 को छोड़ना है, पौधों में ही चलता है। तो जो गैसों का आदान प्रदान होता है, वो जो आदान प्रदान होता है वो विसरण क्रिया द्वारा होती है। किस द्वारा होती है, तो विसरण क्रिया द्वारा होती है, विसरण क्रिया द्वारा होती है। इतना याद रहेगा आप लोग को, विसरण क्रिया द्वारा होती है। तो पौधों में श्वसन रंध्रों द्वारा होता है और पौधों में गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, अगर आप लोग कुछ 1-2 वर्ड ऐसे छूट रहा होगा, क्योंकि बोलते हुए लिखते हैं ना, तो थोड़ा सा 1-2 वर्ड मिस भी हो सकता है, तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा जिसे बोलते वैसे। तो पौधों में, ठीक है, श्वसन रंध्रों द्वारा होता है और पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। इसमें पत्तियां जो पता है ना, पत्तियां, इसमें पत्तियों के छिद्रों द्वारा CO2 को ग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है, CO2 को ग्रहण। देखिए हमारे जैसा प्रक्रिया इसमें नहीं होता है कि आपका परिवहन होगा, गैसों का परिवहन नहीं होता है। परिवहन का मतलब पहुंचाना, कुछ नहीं करना आपको भाई। पत्तियों के अंदर छिद्र होगा, छिद्र का मतलब होता है रंध्र होगा। ठीक है, रंध्र को तो छिद्र कहते हैं। तो CO2 को ग्रहण, ठीक है, इसमें पत्तियों के छिद्रों द्वारा CO2 को ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण, आपको पता होगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त O2 को, किसको, प्राप्त O2 को रंध्रों द्वारा, रंध्र यानी कि छिद्रों द्वारा, ठीक है, रंध्रों द्वारा विसरण, ठीक है,
CO2 को विसरण द्वारा इसके द्वारा विसरण द्वारा रंध्रों से मुक्त कर दिया जाता है। क्या कर देता है? रंध्रों से मुक्त कर दिया जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये आप लोग नोट्स के लिए इतना करना पड़ रहा है, वरना आपको प्रक्रिया समझ में आ ही गई होगी। तो ठीक है, प्रकाश संश्लेषण ऐसे होता है, आप इसको नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा O2 को विसरण द्वारा, ठीक है, रंध्रों से मुक्त कर दिया जाता है। ठीक, जो तनाएं होती है पौधों की, जो पौधा होती है ना, पौधों की जो तना होती है, तना एवं शाखाओं में वात रंध्रों द्वारा, उसके छिद्रों को क्या बोलते हैं? वात रंध्र बोलते हैं। ठीक है, वात रंध्रों द्वारा विसरण होता है। क्या होता है? विसरण होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो वात रंध्रों द्वारा श्वसन होता है, बोल सकते हैं विसरण होता है। क्या होता है? आपका विसरण होता है। ठीक है, और आपको जड़ों में, जो जड़ होता है, जड़ों में, ठीक है, मूल रोम का मतलब होता है रूट हेयर होता है। क्या होता है? रूट हेयर, यानी कि जो जड़ होती है, आप देखे होंगे, जो आपकी जड़ होती है उसमें बगल बगल से महीन बाल जैसे निकले होती है ना, उसी को बोलते हैं मूल रोम। जैसे कि आपको चुकंदर में, मूली में, गाजर में देखने को मिलेगा, इसी को बोलते हैं मूल रोम। यही लोग क्या करते हैं? हवा को खींच लेते हैं, यानी कि मूल रोम द्वारा श्वसन होता है। जड़ों में श्वसन कैसे होता है? मूल रोम द्वारा श्वसन होता है। तो ये आपका हो गया पौधों में श्वसन। ठीक है, आपने नोट्स तैयार कर लिया, आपको प्रश्न समझ में आ गई। अब एक रह गया जंतु में श्वसन, उसको भी फटाक से निकाल लेते हैं कि जंतु में श्वसन कब किसके द्वारा होता है। ठीक है, जंतु में श्वसन शॉर्ट में बताते हैं किसमें कैसे श्वसन होता है। चलिए, इसको फटाफट से पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम भी साइड में खड़े हुए, मेरा भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, हो गया, और साफ कर देते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अगला प्रोसेस, जंतुओं में श्वसन। अगला टॉपिक हमारा क्या है? जंतुओं में श्वसन। तो जंतुओं में श्वसन सबका अलग अलग प्रक्रिया से होता है। ठीक है, कोई बहुत छोटा है, कोई कैसा है। तो जंतुओं में श्वसन अपनी अपनी शरीर के अनुसार होता है। जैसे कि देखिए, तो जंतुओं में श्वसन जैसे कि देखिए, अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, एकोसिकीय जीव जो होते हैं, इत्यादि में श्वसन। कोशिका झिल्ली पता है ना, कोशिका झिल्ली आपको पता होगा, कोशिका की एक लेयर झिल्ली होती है। तो कोशिका झिल्ली में विसरण क्रिया द्वारा होती है। कौन सी क्रिया द्वारा होती है? विसरण। ठीक है, विसरण क्रिया द्वारा होती है। इनमें श्वसन जो होते हैं ना, अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियम में श्वसन कोशिका झिल्ली में जो विसरण क्रिया होती है, तो वैसे इनका श्वसन हो जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा उच्च कोटि में आते हैं, जैसे कि आपका होगा केचुआ। केचुआ का भी आपका शरीर के सतह द्वारा होता है। जो केचुआ होता है आपका केचुआ, ठीक है, केचुआ में श्वसन जो होता है आपका, केचुआ में श्वसन लोग पूछेंगे केचुआ श्वसन कैसे होता है। तो केचुआ में श्वसन शरीर के जो शरीर होता है, शरीर के सतह, जो भी शरीर का जो सतह है, शरीर के सतह में विसरण क्रिया द्वारा होता है। शरीर सतह में क्या होता है आपका? विसरण क्रिया द्वारा श्वसन उसका होता है। ठीक है, विसरण क्रिया द्वारा होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत मायने रखता है कि इसमें किसके द्वारा श्वसन होता है। फिर आपकी बात करते हैं हम लोग मछली का भी बहुत श्वसन इंपॉर्टेंट है। मछलियों में श्वसन आपको किसके द्वारा होता है? गिल द्वारा होता है। गिल समझ में आता है? गलफड़। तो आप लोग गलफड़ में आप लोग देखे होंगे, जो उसका गलफड़ होता है ना, ये आपको गलफड़ जो होता है, रेड बहुत सारे जो होते हैं गिल पट्टिकाएं पाई जाती है। ऐसा मछली का जो गलफड़ होता है, आंखों के जस्ट बगल में ऐसा रेड होता है, वो भी दूगो होता है, एक वो भी होगा, उसके पीछे आपको एक और ही होता है, दूगो होता है। इसको बोलते हैं गिल पट्टिका होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी जल में घुलित ऑक्सीजन होता है ना, इसको पूरा पंख में ऐसे लपलपाती रहती है, और इसके जो ऑक्सीजन होते हैं ना, वो उसके बाहर से अंदर ही अंदर उसके शरीर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो गिल के द्वारा ये ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करती है, क्योंकि पानी में रह रही है, तो पानी में से जो भी घुलित ऑक्सीजन होता है ऐसे ऐसे लपलपाती रहती है गलफड़ को, और उसी गलफड़ में से सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर जाने देती है अंदर। ठीक है, दो पंख होते हैं, ऐसे लपलपाते रहते हैं। ठीक है, तो मछलियों में गिल बोलते हैं, गिल समझ में आती है? गिल्स। ठीक है, गिल्स अपने भाषा में बोलते हैं गलफड़ कहते हैं भाई, गलफड़। ठीक है, द्वारा श्वसन होता है। ठीक है, द्वारा श्वसन होता है।
समझ गए। और जो उच्च कोटि के जीव होती हैं, मेढक देखिएगा, मेढक, मेढक जो ऐसा जीव है, उभयचर पता ही होगा, हर जगह पाया जाता है। तो मेढक में जो होता है आपका श्वसन, मेढक में, ठीक है, सतह द्वारा भी होता है, शरीर के सतह द्वारा भी होता है, ठीक है। और आपका ट्रैकिया यानी कि श्वास नली द्वारा भी होता है, ठीक है। श्वास नली शरीर सतह द्वारा, श्वास नली एवं फेफड़ा द्वारा जो होता है, फेफड़ा द्वारा भी होता है। इसको ट्रैकिया बोलते, ट्रैकिया फेफड़ा द्वारा होता है, ठीक है। और इसको छोड़ के बाकी जितने भी आपके आ जाएंगे ना, उभयचर, उड़ने वाले जितने भी जीव बच गए आपके, उच्च कोटि के जीव, उच्च कोटि के जीव कहने का मतलब हम लोग भी आते हैं। उच्च कोटि के जीव में आपके सारे जीव आ जाएंगे, जैसे कि आपके रेंगने वाले को बोलते हैं रेप्टिलिया, ठीक है। रेंगने वाले क्या बोलते हैं, रेप्टिलिया कहते हैं। जितने भी रेंगने वाले आपके हैं, मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया, सांप हो गया, कछुआ हो गया, रेप्टिलिया में आते हैं। तो रेप्टिलिया हो गया। अब पक्षी का जितना भी समूह होता है इसको एविज कहते हैं। जितने भी पक्षी आपके पास नजर में हो रही है, पक्षी में समस्त पक्षी, मोर तो तब बोले एक नाम नहीं करे, समस्त पक्षी। तो रेप्टिलिया पक्षी और मेमेलिया, मेमेलिया के अंतर्गत वैसे जीव आते हैं जिनके स्तन होता है, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। जैसे कि अब एक चूहा भी होता है, मेमेलिया होता है। बिल्ली, खरगोश, बकरी, गाय, भैंस, मनुष्य सब क्या होते हैं, मेमेलिया होते हैं। इत्यादि में श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है। किस द्वारा होता है, फेफड़ा द्वारा। हमारे अंदर फेफड़ा है ना, नाक के द्वारा नहीं, फेफड़ा बोलेंगे। नाक पे एक रास्ता है, लेकिन श्वसन विसरण कौन कर रहा है, फेफड़ा। इत्यादि में श्वसन किस द्वारा होता है, फेफड़ा द्वारा होता है, फेफड़ा द्वारा होता है। विसरण प्रक्रिया उसको बोलेंगे, विसरण की सहायता से, विसरण की सहायता नहीं, फेफड़ा द्वारा होता है। चलो ठीक है, कैसे होता है, फेफड़ा द्वारा होता है। तो ये हमने टॉपिक खत्म कर लिया। लास्ट वाला भी जंतुओं में श्वसन। अब देखिए जंतुओं में श्वसन भी अलग अलग तरीके से हो रहे हैं आपके, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जरिए देखा जाए तो। इसके आगे हमें हमारा मात्र एक टॉपिक रह गया है, मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र का एक डायग्राम बनाएंगे, उसकी पूरी कहानी को एक बार फिर से, है ना, एक शुरुआत में हम समझाए थे, लेकिन फिर से एक बार अच्छे से समझेंगे, बहुत ही अच्छे समझेंगे कि मानव श्वसन क्या होता है और कैसे वो कार्य करता है, ठीक है ना। तो बहुत टाइम हो गया, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन तक देखा है, सब बने रहे। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।